जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, 4। इससे पहले हम 4 तो ये अलग चला रहे हैं श्रृंखला। इससे पहले हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना किसी टाइम को गवाए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा कहीं की जीएस की प्रैक्टिस यहीं की आप हमारे साथ करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका जननांक यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत हम मानव की जनसंख्या और समुदायों के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करते हैं और उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जननांक या आप डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, यानी कि हम बहुत सारी संस्कृतियों को जब एक साथ लेते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उस अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। जब हम बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ रख करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इस स्टडी को आप एथनोलॉजी कहते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी आपका 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति आपकी मिली थी। ठीक है, और अगर मैं 1861 की बात करता हूं तो इसमें जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल को अध्यादेश कर जारी करने की शक्ति मिली थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। अगर मैं 1919 के भारत परिषद अधिनियम की बात करता हूं तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की स्टार्टिंग हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत थी वो किस में हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत आपकी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत आपकी स्टार्टिंग हुई थी। वही आपकी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो आपको अभी बताया 1909 का जो अधिनियम था वो आपका पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से संबंधित था। यानी कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मताधिकार क्षेत्र लागू किए थे। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव के लिए खड़ा होगा और मुस्लिम जो लोग हैं, जो आप कह सकते हो कम्युनिटी है, उसको वोट डालेगी। तो ये इस प्रकार से शुरुआत की गई थी और इसको और भी संप्रदायों में बढ़ाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा, आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में जलीय मार्ग से होते हुए भारत में प्रवेश करता है और कालीकट में जमोरिन नामक कह सकते हो उपाधि हुआ करती थी उस टाइम पे वहां के राजा की। तो जमोरिन ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था। तो कहां पर किया था? तो केरल के कालीकट में। कब किया था? 1498 में। वास्को डी गामा कौन था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था और पुर्तगाली ही यूरोप का देश पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। ठीक है, यूरोपीय अगर कंपनियों की बात करता हूं तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली ही आए थे। किसके लिए आए थे? तो व्यापार करने के लिए। ठीक है, किसके लिए आए थे? तो व्यापार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क हो जाएगा। कौन हो जाता है? अल्बुकर्क हो जाता है। अल्बुकर्क ने
आपका 1510 में गोवा को जीता था। किसको जीता था? तो गोवा को जीता था। किससे जीता था? तो यूसुफ शाह से जीता था। किससे? यूसुफ शाह से। यूसुफ शाह कौन था? तो गोवा बीजापुर के अंतर्गत आता था। तो बीजापुर का शासक हुआ करता था आपका यूसुफ शाह, जिससे गोवा को 1510 में अल्बुकर्क ने जीता था। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का। लेकिन अगर मैं पहले गवर्नर जनरल की बात करूं तो अल्फासो डी अल्मेडा आपका पहला गवर्नर भारत में हो जाता है। किसका? पुर्तगालियों का। किसका? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर वायसराय या गवर्नर जनरल कह लीजिए, तो वायसराय कौन था आपका? अल्फासो डी अल्मीडा। और दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। और इसी को वास्तविक शक्ति का संस्थापक भारत में पुर्तगालियों का माना जाता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? तो जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो आपका राजस्थान से भी होकर के गुजरता है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। दोनों अक्षांश आपके राजस्थान से होकर के, राजस्थान और सिक्किम वाले अक्षांश दोनों एक ही रेखा पर अवस्थित हैं। कर्क रेखा किन राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये किस राज्य से होकर के गुजरती है? ठीक है, अगर मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूं आपको, ठीक है, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है तो आप देख पाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि गुजरात जो आपकी कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ ये देख लीजिएगा, ये आपका बन जाता है। तो यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से कर्क रेखा गुजारता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले राजस्थान मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलने वाला है? यानी कि सबसे पहले आपको गुजरात मिलने वाला है। सबसे पहले क्या मिलने वाला है आपको? सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात। सबसे पहले गुजरात मिलेगा, फिर उसके बाद आपका राजस्थान का भी भाग यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश वाला भाग, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला भाग, फिर उसके बाद झारखंड वाला भाग, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल वाला भाग, और फिर उसके बाद ये आपका त्रिपुरा हो जाता है और ये आपका मिजोरम हो जाता है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो यानी कि ये उस टाइम का, यानी कि बिहार के पीछे झारखंड लगा हुआ है, तो आपका झारखंड यहाँ सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो सौर विकिरण है यानी कि आपका सोलर रेडिएशन है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण किस घटना को घटित करवाने में है? तो ये है आपका जल चक्र में। ठीक है, जो जल चक्र है, यानी कि जो आप कह सकते हो जो वाटर साइकिल है, वो चलाने में आपकी सौर विकिरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जैसे जलाशयों में जो जल भर जाता है, जलाशयों में जल भर जाता है, जब रेडिएशन इस पर पड़ता है तो रेडिएशन के माध्यम से इसमें क्या होती है? इसमें भाप के द्वारा ये पुनः वायुमंडल में चला जाता है, पुनः वायुमंडल में चला जाता है, और फिर जिसके कारण ये आगे जाकर के बरसता है। ठीक है, तो जल चक्र में आपकी सौर विकिरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये करती है वायुमंडल में नमी के ऊपर। मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, तो कितना मॉइस्चर है, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा वर्षा की मात्रा होगी, या वायुमंडल में नमी जितनी ज्यादा होगी वर्षा की मात्रा उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगर मैं केवल ओम की बात करता हूं तो ओम आपका हो जाता है आपका प्रतिरोध का, ओम हो जाता है प्रतिरोध का, जबकि प्रतिरोधकता का ओम मीटर आपका मात्रक हो जाता है। ठीक है, आवेश की बात करूंगा तो आवेश का मात्रक जो होता है वो आपका कूलाम हो जाता है। कूलाम हो जाता है, क्या हो जाता है? कूलाम हो जाता है। आगे बात करता हूं तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई होती है। ठीक है, तो लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? तो आपकी दूरी की इकाई होती है। ठीक है, और आपकी जो पारसेक होती है वो भी आपकी किसकी इकाई होती है? तो पारसेक भी आपकी दूरी की इकाई होती है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनबी? तो इतिहासकार पूछा है आपसे। ठीक है, तो इतिहासकार जो था आपका उतवी था। ठीक है, उतवी महमूद गजनबी का इतिहासकार था। ठीक है, आगे बात करता हूं तो नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक आपका शाहनामा
लेखक आपका फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। तो फिरदौसी उत्तवी, जो फिरदौसी और उत्तवी हैं, ये महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे, लेकिन ये महमूद गजनबी का इतिहासकार था, यानी कि दरबारी इतिहासकार था, लेकिन ये सभी यानी कि फिरदौसी, बरनी, ये आपके क्या थे? ये फिरदौसी आपका दरबारी कवि था। किसका? महमूद गजनबी का। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति, जो सिंधु घाटी संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, तो इसको आप देख पाएंगे कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल, है ना? तो आपके तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित, यानी कि वैदिक सभ्यता से अलग करने के लिए तीनों ही पर्याप्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास शहरी जीवन था, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, जिसको आप ब्रस्टा फैदन के नाम से जानते हो, जिसको ब्रस्टा फैदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ब्रस्टा फैदन के नाम से जाना जाता है। तो लिपि थी आपकी एक, आपकी पहले कह सकते हो दाएं से बाएं से दाएं लिखी जाती थी, फिर ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और चित्रात्मक होती थी। चित्र बना बना करके इस लिपि को लिखा जाता था। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही है, लोहे की खोज आपकी अतरंजी खेड़ा से 1000 बीसी के आसपास होती है। ठीक है, तो उपयुक्त सही सभी इसका आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति का जो टाइम काल है, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हो। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। अगर इसके मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी इसका टाइम पीरियड माना जाता है, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 डेटिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये आपका जानकारी का स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई आपकी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत है। अगर मैं हड़प्पा संस्कृति कहां से कहां तक थी, अगर मैं नॉर्थ में बात करता हूं तो ये आपका स्थान पड़ता है मांडा। ठीक है, ये आपका मांडा स्थान पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसकी ईस्ट की बात करता हूं, पूरब की, तो ये आपका आलमगीर पड़ता है, आलमगीर पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर मैं साउथ की बात करता हूं तो दैमाबाद पड़ता है। क्या पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर मैं वेस्ट की बात करता हूं तो सुतकांगे डोर नामक नगर तक इसकी विस्तार थी। तो मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, और वहीं आपका सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। कहां पर? बलूचिस्तान में। ठीक है, आपका ये पड़ता है ना? तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहां से कहां तक थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका पूर्वी हिस्सा कौन है, इसका पश्चिमी बिंदु कौन है, इसका दक्षिणी बिंदु कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्णित की जा सकती है। ठीक है, तो जहां आपके प्राइमरी सेक्टर, जो आपका फर्स्ट सेक्टर होता है, जिसको आप प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हो, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहने वाली ऐसी अर्थव्यवस्था जो ज्यादा डिपेंड आपकी प्राइमरी सेक्टर पर रहती है, प्राथमिक क्षेत्र पर रहती है। जहां द्वितीयक और आपके तृतीयक क्षेत्र अभी ग्रो कर रहे हैं, धीमे धीमे क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आप विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी मींस क्या होता है? आपको पता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और आपके निजी क्षेत्र का दोनों का साथ साथ विद्यमान, मतलब प्रेजेंस देखी जाती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो। जहां सामाजिक और आपके पूंजीवादी दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो परमाणु का केंद्र होता है, मान लेते हैं कि ये आपका परमाणु, इसका ये केंद्र, तो न्यूक्लियस में आपको पता है इसमें आपके प्रोटॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं।
जो प्रोटॉन होता है उस पर आप पॉजिटिव चार्ज देख पाते हो और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, धनावेशित होता है, इसके चारों ओर जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये ऋणावेशित होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके मिलते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये कैसा रहता है, ये धनावेशित होता है। तो एक परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में ये दोनों आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें इसमें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, तो एटम का भाग नहीं है। आपको अभी बताया कि एटम जो होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन मिलता है, आपका न्यूट्रॉन मिलता है, ये दोनों आपके न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन फोटोन नहीं होता है। फोटोन हम प्रकाश के पैकेट्स को कहते हैं, प्रकाश के जब लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं उनको हम फोटोन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर मैं इनकी खोज की बात करता हूं तो ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले आपके थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हो जाएंगे। वहीं अगर पर में देखूंगा तो पर से आपका प्रोटॉन हो जाएगा और इसकी खोज करने वाले रदरफोर्ड हो जाएंगे, इसकी खोज करने वाले रदरफोर्ड हो जाएंगे। ना से आपका न्यूट्रॉन हो जाता है और इसकी चैडविक ने क्या की थी, तो चैडविक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ईंट पर नाच। तो ईंट से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टा से थॉमसन हो जाएगा, पा से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये खोज करता थे आपके जो परमाणु होता है उसके अवयवों के, है ना। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, तो परमाणु का जो न्यूक्लियस है वो आपका रदरफोर्ड ने खोजा था। तो हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो ये आपकी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, डाल्टन की बात करता हूं तो परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत को देने वाले आपके जॉन डाल्टन थे। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। उसके बाद बात करता हूं वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। ठीक है, इसके बाहर आपकी कौन सी सीमा है, चंद्रशेखर सीमा इसको कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा वो सीमा है जहां तारे तारे अपने तारे अब मतलब कह सकते हो कि कृष्ण छिद्र को प्राप्त होने वाले होते हैं। जो श्वेत बौने तारे होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतना गुना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है, तब वो क्या कहते हैं, तब वो अपना चंद्रशेखर सीमा को पार करने वाले होते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कृष्ण विवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो आकाशीय घटना जो तारों के कारण परिघटित होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कृष्ण विवर या आपका ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसा केंद्र होता है जहां से इसकी घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी वापस नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये तारों के कारण घटित होने वाली सीमा है। जब किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है तो वो तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सूफी संप्रदाय का संस्थापक आपका मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती आपको बता दें कि महमूद गजनबी के साथ में भारत में आए थे और इन्होंने ही सूफी संप्रदाय को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। सूफी संप्रदाय बोले तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय में, ठीक है, जो भक्ति का कह सकते हो प्रक्रिया है उसको सूफी कहा गया है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक भारत में माना जाता है, जिनकी दरगाह इन्होंने अपना जो कह सकते हो ठिकाना अजमेर को बनाया, राजस्थान अजमेर में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे मिलता है। क्या मिलता है, रामतनु पांडे। ये जो तानसेन थे, ठीक है, ये आपके अकबर के 9 रत्नों में आपके मिलते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में आपको रामतनु पांडे या आपको तानसेन मिलते हैं, जहां अकबर ने इनको मियां की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, मियां तानसेन इनको कहा
कहा जाने लगा। तो मियां की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, जो तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, आप अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।